जिनका जन्म काशी में हुआ था और जिनकी मृत्यु भी काशी में हुई थी, जिनका परिवार काशी के प्रतिष्ठित परिवारों में एक था, जिनका परिवार अपने कला प्रेम और दानशीलता के लिए विख्यात था। काशी की जनता काशी नरेश के बाद जिनका हर हर महादेव कहकर अभिनंदन करती थी, जो एक कवि थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और इन सबके साथ एक युग प्रवर्तक भी थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हम बात करने वाले हैं छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद की। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी पुरस्कार की, जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पुरस्कार कहानी के मूल कथ्य पर आने से पहले, उसके कथा सूत्रों से अपने आप को जोड़ने से पहले, हम लेखक कहानीकार जयशंकर प्रसाद के जीवन से परिचित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात परीक्षा की दृष्टि से आपको याद होनी चाहिए, और संभवतः मुझे पूर्ण विश्वास, संभवतः नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कंठस्थ होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। आपका जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, वाराणसी, बनारस और काशी तीनों एक ही स्थान के नाम हैं। और आपका निधन यानी आपकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई। आपकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। आपके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के यानी वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। आपकी आरंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज काशी में हुई और शेष शिक्षा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, विषम परिस्थितियों के कारण घर पर ही संपन्न हुई। और आपने घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी जिन साहित्यकार की, जिन लेखक की, कहानीकार की कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं, उनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। वे किसी भी बहुत प्रतिष्ठित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में शिक्षा के लिए नहीं गए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्यों? इसलिए ध्यान में रखना है कि हम देखेंगे कि वह व्यक्ति जो किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ा ही नहीं, किसी शिक्षण संस्थान में जिसने शिक्षा प्राप्त की ही नहीं, उसका काव्य, उसका साहित्य, उसकी कहानियां कितनी उच्च कोटि की हैं। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना ही चाहिए। आपके जो प्रारंभिक शिक्षक थे उनका नाम था मोहिनी लाल गुप्त, जिन्हें रसमय सिद्ध के नाम से जाना जाता है। और आपके काव्य गुरु यानी जिन्होंने उनकी कविता लेखन की यानी कवि प्रतिभा को एक नई दिशा दी, उनका नाम था पंडित देवी प्रसाद शुक्ल, जिनका उपनाम कवि चक्रवर्ती था और वे कवि चक्रवर्ती के नाम से ही प्रसिद्ध भी थे। 9 वर्ष की उम्र से ही आपने कविता, काव्य लेखन यानी सृजन प्रारंभ कर दिया। 9 वर्ष की उम्र बहुत ही अबोध उम्र होती है और हमको ध्यान रखना है कि अगर जयशंकर प्रसाद 9 वर्ष की उम्र में लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें साहित्यिक संस्कार कितने प्रबल थे। और उन्होंने जो पहली कृति, पहली रचना लिखी, वो कलाधर नाम से एक सवैया रचा। उस समय छंदों का, छंदबद्ध कविता का जमाना था तो, और ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित थी। तो ये पहली उनकी रचना सवैया छंद में थी। दूसरी बात ब्रज भाषा में थी और तीसरी बात कलाधर नामक उपनाम से जयशंकर प्रसाद ने अपनी सृजन को प्रारंभ किया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। यानी इस बिंदु में 3 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा यानी कविता लेखन यानी लेखन प्रक्रिया ब्रज भाषा में शुरू की, कलाधर उपनाम से शुरू की, और उनकी पहली रचना एक छंद थी जो सवैया थी। दूसरी बात, पहली कविता आपकी सावक पंचक थी। ये तो केवल एक छंद था, सवैया छंद में लिखी गई एक छोटा सा नमूना उन्होंने अपनी कवि प्रतिभा का पेश किया था। उनकी पहली कविता जिसे माना जाता है वो सावक पंचक थी और 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई।
भारतेंदु पत्रिका भारतेंदु मंडल के साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी के द्वारा 1883 के लगभग प्रारंभ की गई थी। इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था और यह पत्रिका वृंदावन से प्रकाशित की जाती थी। तो उस पत्रिका में 1906 में आपकी पहली कविता सावक पंचक प्रकाशित हुई। आपका नाटक कल्याणी परिणय 1912 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि काव्य सृजन से अपनी साहित्यिक यात्रा प्रसाद ने भले ही शुरू की हो, लेकिन अपने प्रारंभिक सृजन काल में ही वे नाटक लेखन भी की ओर भी प्रवृत्त हो गए थे। तो उनका पहला नाटक कल्याणी परिणय 1912 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका यानी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की एक महत्वपूर्ण अपने जमाने की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और 1931 में जब चंद्रगुप्त नाटक उनका प्रकाशित हुआ तो यह कल्याणी परिणय नाटक उसी में समायोजित कर दिया गया और आपको आपकी कृति, अद्भुत कृति, अनुपम कृति, साहित्य की अनमोल धरोहर कामायनी के लिए उस समय का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। यानी उन्हें ये एक महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान उपलब्ध हुआ। आगे चलते हैं। अब एक और बात, एक और बिंदु जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि हम अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात की कुछ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिनका स्मरण हमें रखना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उनकी रचनाओं की बात आती है तो हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि आपने कविताएं लिखी, आपने नाटक लिखे, आपने उपन्यास लिखे, आपने कहानी और निबंध भी लिखे और आपको कंठस्थ कर लेना है कि आपने अपनी लेखन यात्रा, अपना सृजन कर्म ब्रज भाषा में शुरू किया। यानी प्रारंभिक रचनाएं आपकी ब्रज भाषा में थी। आपकी काव्य कृतियों में प्रेम पथिक का नाम सबसे पहले आता है और ये जो रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी, पहली बात। दूसरी बात, 1909 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये इंदु पत्रिका कौन सी थी? इंदु पत्रिका जयशंकर प्रसाद के भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा संपादित पत्रिका थी इंदु पत्रिका, और उसमें उनकी पहली काव्य कृति प्रेम पथिक 1909 में, जो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई। 1914 में जब प्रेम पथिक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ तो वो खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी ब्रज भाषा से उसको रूपांतरित करके खड़ी बोली में प्रकाशित किया गया। उनकी दूसरी काव्य कृति है करुणालय। ये भी 1913 में इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुई और बाद में इसे चित्राधार संकलन जो 1918 में प्रकाशित हुआ, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें संकलित कर दिया गया। ये करुणालय एक काव्य नाटक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1928 में दोनों कृतियां यानी करुणालय और चित्राधार स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हो गई। कब? 1928 में। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंदु पत्रिका में करुणालय जो कि काव्य नाटक था 1913 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उसे 1918 में जब चित्राधार प्रकाशित हुआ तो उसमें शामिल कर दिया गया, उसमें संकलित कर दिया गया। लेकिन 1928 में जब दोबारा से इन कृतियों का प्रकाशन हुआ तो करुणालय और चित्राधार को अलग अलग स्वतंत्र कृतियों के रूप में, स्वतंत्र रचनाओं के रूप में प्रकाशित किया गया। अगली आपकी काव्य कृति है महाराणा का महत्व। ये भी 1914 में इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुई और कालांतर में यानी 1918 में इसे भी चित्राधार के प्रथम संस्करण में संकलित किया गया। और 1928 में जब चित्राधार और करुणालय स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किए गए तब महाराणा का महत्व कृति भी स्वतंत्र रूप से प्रकाशित की गई। यानी ये तीन अलग अलग भिन्न भिन्न कृतियों के रूप में 1928 में हमारे सामने आई। आगे चलते हैं। कानन कुसुम आपका एक बहुत ही उल्लेखनीय कविता संग्रह 1913 में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ और 1918 में ये खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ। 1913 में जब ये ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ तो इसमें कुछ एक रचनाएं खड़ी बोली की भी थी। यानी ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिला जुला कविता संग्रह था कानन कुसुम। लेकिन 1918 में जब इसका प्रकाशन किया तो इसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं ही संकलित की गई। और यही कारण है दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कानन कुसुम के बारे में आपको याद रखनी है कि इसे खड़ी बोली का
प्रसाद का पहला कविता संग्रह माना जाता है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में रचित पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कानन कुसुम इसका उत्तर है। चित्राधार भी 1918 में प्रकाशित हुआ, लेकिन जब 1900 देखिए ये प्रकाशित हुआ है 1918 में, आपके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको बिल्कुल यहां पर ही दूर कर लीजिए। 1918 में जो कानन कुसुम प्रकाशित हुआ है वो केवल पूरी तरह से खड़ी बोली में है, लेकिन 1918 में ही चित्राधार भी प्रकाशित हुआ है, लेकिन वो खड़ी बोली में नहीं है, उसमें मिश्रित कविताएं हैं। यानी खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों की मिलीजुली कविताओं का संग्रह चित्राधार के रूप में 1918 में प्रकाशित हुआ। तो दोनों में क्या अंतर है? 1918 ही प्रकाशन वर्ष है, लेकिन यह खड़ी बोली में प्रकाशित है और इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की रचनाएं हैं। यही कारण है कि कानन कुसुम को प्रसाद का खड़ी बोली का पहला कविता संग्रह माना जाता है। 1928 में जब चित्राधार का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया, तब इसमें केवल और केवल ब्रजभाषा की उनकी कविताएं ही संकलित की गईं। 1918 में ही आपका झरना कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, और झरना का महत्व साहित्यिक दृष्टि से है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस दृष्टि से भी बहुत है कि प्रसाद की जो पहली छायावादी कविता मानी जाती है, जिसका शीर्षक है प्रथम प्रभात, वो झरना कविता संग्रह में ही संकलित है। आपको ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद की, सबसे पहली बात प्रश्न पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता कौन सी है? तो प्रथम प्रभात उत्तर होगा। फिर दूसरा प्रश्न इस पर यह पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रभात जो जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता है, किस कविता संग्रह में प्रकाशित की गई या संकलित की गई? तो झरना उसका उत्तर होगा, और झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918, और इसका दूसरा संस्करण 1927 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद आंसू का नंबर आता है। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 और उसका दूसरा संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनकी बहुत ही उल्लेखनीय कृति लहर 1935 में प्रकाशित हुई, और उसके बाद उनकी कवि प्रतिभा का चरमोत्कर्ष जिस महाकाव्य के रूप में सामने आया वो है कामायनी, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, और इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है 1936। आगे चलते हैं। अब आपने 3 उपन्यास लिखे, जिनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रियता आपके तितली उपन्यास को मिली। पहला उनका उपन्यास कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में प्रकाशित हुआ, और इरावती उपन्यास उनकी मृत्यु तक वे पूरा नहीं कर सके, अपूर्ण उपन्यास उनका माना जाता है, और इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1938 में हुआ। लगभग 70 कहानियां आपने लिखी। जैसे हम जब प्रेमचंद की बात हमने की थी तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, उसी तरह से जयशंकर प्रसाद के नाम जो अनुमानित कहानियों की संख्या है वो है 70, और वो 70 कहानियां लगभग इन 5 कहानी संग्रहों में संकलित है। सबसे पहला उनका कहानी संग्रह है छाया, 1912 में प्रकाशित हुआ। दूसरा प्रतिध्वनि 1928 में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप 1929 में प्रकाशित हुआ। आंधी 1931 में प्रकाशित हुआ, और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। अब आपकी सारी रचनाओं के संकलन भी कुछ वर्षों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा संपादित किए गए, प्रकाशित किए गए। तो रचना समग्र का जो पहला संपादन है वो डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र ने किया, जिसका प्रकाशन लोक भारती प्रयाग से हुआ, और इस संकलन का नाम है जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली, और ये 7 खंडों में प्रकाशित किया गया। और इस सारी ग्रंथावली में जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण साहित्य संकलित किया गया है। इसी तरह का एक दूसरा प्रयास ओम प्रकाश सिंह के द्वारा भी किया गया, और इस ग्रंथ का नाम भी जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली, लेकिन इसमें 7 खंड थे और इसमें 4 खंड, और इसका प्रकाशन संस्थान दिल्ली से हुआ। आगे चलें। अब आपने 13 नाटक लिखे। एक 14वां नाटक अभी कुछ ही समय से प्रकाश में आया है, जो कि उनका अपूर्ण नाटक माना जाता है।
तो आपके 13 नाटकों का जो नाम है और क्रम है प्रकाशन का वो इस प्रकार है। उर्वशी एक चंपू काव्य है, यानी उसमें गद्य और पद्य मिश्रित नाटक है। ये 1909 में प्रकाशित हुआ। सज्जन नाटक 1910 में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, 1931 में जो चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित कर दिया गया था, उसका प्रकाशन 1912 में हुआ। प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 और जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930। इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे साहित्यकार, अधिकांश विद्वान एक घूंट को पहला हिंदी एकांकी मानते हैं। यानी कुछ विद्वानों की मान्यता है कि एक घूंट से ही हिंदी एकांकी के लेखन की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद आपका नाटक चंद्रगुप्त, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, 1931 में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित हुआ और अग्निमित्र उनका एक अपूर्ण नाटक माना जाता है। यानी 13 पूर्ण नाटकों और एक अपूर्ण नाटक का सृजन किया जयशंकर प्रसाद ने। अब जयशंकर प्रसाद के कहानीकार के रूप में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिस तरीके से हमने उनकी पहली छायावादी कविता की बात की, जिस तरह से हमने उनकी पहली ब्रजभाषा की कविता की बात की जो सावक पंचक थी, पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात थी, उसी तरह से हमें पता होना चाहिए जब हम कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं तो उनकी पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपके 5 कहानी संग्रह में लगभग 70 कहानियां संकलित हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं। प्रमुखतः आपने किस प्रकार की कहानियां लिखी? देखिए, हमने जब प्रेमचंद की कहानियों पर बात की थी, हमने पूस की रात और कफन पर बात की थी, तब हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है, जो कहानियां लिखने के मूल में जो उनकी दृष्टि है, वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी यथार्थ की अभिव्यक्ति और कहानी का अंत, कहानी का चरमोत्कर्ष आदर्श की स्थापना में होता था। लेकिन यह स्थिति उनकी केवल प्रारंभिक कहानियों में ही रही। जैसे जैसे वे कहानी के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, उनकी साहित्यिक प्रतिभा में निखार आता गया और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और परिणाम यह हुआ कि अंतिम पड़ाव पर आकर के आपने जो भी कहानियां लिखी वे सब यथार्थवादी दृष्टिकोण वाली थी। इसी तरह से अगर हम प्रसाद की कहानियों की मूल में स्थित दृष्टिकोण की बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने पूर्णतः भाव प्रधान और आदर्शवादी कहानियां लिखी। यानी प्रेमचंद लिखते हैं या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां और प्रसाद लिखते हैं भाव प्रधान आदर्शवादी कहानियां। प्रमुखतः ऐसा नहीं है कि उन्होंने यथार्थवादी कहानियां नहीं लिखी, यथार्थवादी कहानियां भी लिखी, यथार्थ भी उनकी कहानियों में कई जगह अभिव्यक्त होता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए, प्रमुख रूप से देखा जाए तो उनकी कहानियां भाव प्रधान आदर्शवादी कहानियां हैं। और आपकी कहानियों की एक खास बात है जो उससे पहले की कहानियों में मिलती ही नहीं थी, दृश्य प्रधानता सबसे पहला गुण है। यानी वो दृश्यों को, क्योंकि नाटककार भी थे जयशंकर प्रसाद, तो इसलिए वे जब कहानी में किसी घटना का वर्णन करते हैं तो उसका दृश्य सा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। यानी उनकी कहानियों में अधिकतर दृश्य प्रधानता का तत्व मिलता है और पुरस्कार भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं है। इसके बाद दूसरा जो तत्व है वो है नाटकीयता। नाटकीयता कहानी में कब आती है दोस्तों? नाटकीयता कहानी में उस समय आती है जब बहुत ही अधिक संवादों का प्रयोग कहानीकार करता है और कथा के विकास को आधार देता है, एक दिशा देता है, एक गति देता है संवादों के माध्यम से। तो क्या फर्क हुआ? देखिए, कहानियां 2 तरह से लिखी जाती हैं। एक तो वर्णन प्रधान कहानी होती है जिसमें कहानीकार स्वयं ही वर्णन करता हुआ आगे बढ़ता है। एक कहानी वो होती है जिसमें संवादों के जरिए कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। तो जिस कहानी में संवादों के जरिए कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है उसमें नाटकीयता का गुण अपने आप आ जाता है। तो प्रसाद की कहानियों की एक खास बात है, कई कहानियां तो उनकी ऐसी हैं जिनकी शुरुआत ही संवाद से होती है। तो नाटकीयता दूसरी विशेषता है उनकी कहानियों की, और पुरस्कार कहानी में भी ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, ये विशेषता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद चित्रात्मकता
उनकी कहानियों में का खास गुण है चित्रात्मकता, यानी पूरा का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देना। देखिए, दृश्य प्रस्तुत करना एक अलग बात है, दृश्य में जीवंतता होती है, लेकिन चित्र में स्थिरता होती है। तो जब चित्र प्रस्तुत करने में, चित्रात्मकता में और दृश्य प्रधानता में अंतर आप समझ लेंगे, जहां गतिशीलता है यानी दृश्य प्रधानता है, जहां स्थिरता है वर्णन में वहां चित्र प्रधानता है। लेकिन दोनों की समान बात यह है कि दोनों ही स्थितियों में दृश्य और चित्र आंखों के सामने पाठक के साकार हो जाता है, यानी पाठक की आंखों के सामने साकार हो जाता है। ये उनके द्वारा कहानी के शिल्प में किया गया एक नया अभिनव प्रयोग था। अभिनव प्रयोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पूर्व कहानियों में ये तीन तत्व, तीन विशेषताएं मिलती ही नहीं थी। राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी लेखन किया, यानी एक तो उनकी कहानियों की विशेषता है भाव प्रधान आदर्शवादी कहानी लेखन, दूसरा है राष्ट्रीय ऐतिहासिक, राष्ट्रीय के साथ आप सांस्कृतिक भी जोड़ लीजिए क्योंकि सांस्कृतिकता भी उनकी कहानियों में बहुत अधिक मिलती है। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां लिखी जयशंकर प्रसाद ने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का चित्रण भी किया जयशंकर प्रसाद ने, और ये विशेषता उनकी कहानियों में ही नहीं बल्कि उनके नाटकों में भी, उनके काव्य में भी देखने को मिलती है। अंतर्द्वंद्व की प्रधानता उनकी कहानियों की एक खास विशेषता है और पुरस्कार कहानी में भी ये अंतर्द्वंद्व का गुण देखने को मिलता है, क्योंकि इस अंतर्द्वंद्व के माध्यम से वे पात्र की मनःस्थिति को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर देते हैं, खोल कर रख देते हैं पाठकों के सामने। आगे चलते हैं। कर्तव्य और अब पुरस्कार कहानी के विषय में हमें कुछ एक मूल बातें याद रखनी चाहिए। अभी तक तो हम उनकी सामान्य कहानियों की विशेषताओं पर बात कर रहे थे, अब पुरस्कार कहानी पर कौन से स्मरणीय बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, वो ये है। सबसे पहली बात, पुरस्कार कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली एक भावना प्रधान कहानी है, यानी इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व का चित्रण उससे संबंधित है और भावना प्रधान कहानी है। व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानी है, यानी आदर्शवाद और भाव प्रधानता दो खास विशेषताएं हैं प्रसाद की कहानियों की। तो यहां व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों की मर्यादा का निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया है और एक नए अद्भुत आदर्श की स्थापना करने की कोशिश प्रसाद ने की है इस कहानी के माध्यम से। अंतर्द्वंद का सजीव चित्रण है, ये हम पढ़ चुके। मधुलिका और अरुण कहानी के प्रमुख पात्र हैं, ये ध्यान में रखना है। नायिका प्रधान कहानी है, सारी की सारी जो कथा वस्तु है वो नायिका मधुलिका के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कहानी के केंद्र में मधुलिका है, संपूर्ण कहानी के केंद्र में मधुलिका है। आगे चलते हैं। अब कथा सूत्र यहां से शुरू होते हैं, यानी पुरस्कार कहानी आखिर वास्तव में है क्या, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके कथा सूत्र क्या हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। कहानी का जहां कहानी शुरू होती है दोस्तों, वहां वर्षा का वर्णन है, वर्षा का मौसम है, वर्षा की ऋतु है, और जब वर्षा की ऋतु होती है तो ज्योतिष के नियम के अनुसार वो हमेशा आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होती है। तो आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है, यानी वर्षा की ऋतु चल रही है, और प्रकृति का बहुत थोड़ा सा सांकेतिक सा वर्णन करते हैं जयशंकर प्रसाद, और फिर बताते हैं कि इस पृष्ठभूमि में, इस प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में कौशल नरेश की सवारी आती है। और कौशल राज्य एक पहाड़ी भूमि पर स्थित राज्य है, पहाड़ चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और वहां का एक राष्ट्रीय नियम है कि वर्ष में एक बार जब वर्षा का समय होता है तब महाराज को कृषक बनना पड़ता है, एक किसान की भूमिका निभानी पड़ती है, और उसी के लिए कौशल नरेश यहां पधारे हैं। विशाल कृषि महोत्सव का आयोजन होता है इस दिन, जिस दिन महाराज कृषक बनते हैं, हल चलाते हैं जमीन पर, बीज बोते हैं जमीन पर। उस दिन, उस अवसर पर, उस पवित्र अवसर पर कृषि महोत्सव का आयोजन होता है, और इसके लिए प्रतिवर्ष कोई खेत चुना जाता है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी खेत इसके लिए हर साल चुना जाता है, और खेत के मालिक को उस खेत का जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, उसका चौगुना मूल्य राज्य की तरफ से दिया जाता है, और वो राजकीय रक्षण का अधिकारी होता है, यानी उसकी सारी समस्याएं, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। ये राजकीय रक्षण का मतलब है यहां। और वो खेत फिर आगे से राजा का खेत कहलाता है, लेकिन
उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी खेत के मूल मालिक की ही होती है। इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और उसी के वर्णन से यह कहानी शुरू होती है। आगे चलें। इस अवसर पर और क्या क्या होता है, तो महाराज कृषक बनते हैं, हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, इंद्र पूजन होता है, यानी इंद्र की पूजा होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही कृषि महोत्सव आयोजित किया जाता है। गोठ का मांगलिक आयोजन किया जाता है और सारे नगर के लोग और अन्य राज्यों से भी लोग इस अवसर पर भाग लेने के लिए, इस अवसर का आनंद उठाने के लिए आते हैं। इस वर्ष का जो कृषि महोत्सव है उसके लिए मधुलिका जो नायिका है उसका खेत चुना गया है। इसलिए जब उसके खेत में, मधुलिका के खेत में महाराज हल चलाते हैं और बीज बोते हैं तो बीज महाराज को देने का सम्मान भी मधुलिका को ही दिया गया है। मधुलिका कौशेय वसन में, कौशेय वसन शब्द कहानी में इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ आप समझ लेंगे, रेशमी वस्त्र। कौशेय वसन का मतलब है, वसन मतलब वस्त्र और कौशेय मतलब रेशमी वस्त्र। कौशेय वसन यानी रेशमी वस्त्र में बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन उसका जो मस्तक है, उसका जो ललाट है, वो इस बात का संकेतक है कि वह स्वभाव से, व्यक्तित्व से एक परिश्रमी बालिका है। सभी लोग महाराज का हल चलाना देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराज होकर भी जमीन में एक कृषक की तरह से हल चला रहे हैं। लेकिन मगध का राजकुमार भी इस उत्सव में भाग लेने के लिए आया है और उसका नाम है अरुण। उसकी दृष्टि महाराज के हल चलाने पर नहीं बल्कि कृषक कुमारी मधुलिका को देखने में व्यस्त है। यानी ये परिवर्तन है। सभी कहानीकार स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि सारे के सारे नगरवासी महाराज का हल चलाना देख रहे हैं, लेकिन मगध का राजकुमार अरुण केवल और केवल मधुलिका को देख रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, ये पंक्ति इसलिए आपके लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यही पंक्ति अरुण के द्वारा मधुलिका को देखना ही इस कहानी की कथा वस्तु का आधार है, जिस पर यह पूरी की पूरी कहानी रची गई है। उत्सव समाप्त हो जाता है और परंपरा के अनुसार महाराज मधुलिका को खेत के बदले राजकीय अनुग्रह के रूप में थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यह नियम था कौशल राज्य का कि जिसका खेत चुना जाता था उसे उस भूमि का चौगुना मूल्य महाराज की तरफ से दिया जाता था और वो राजकीय अनुग्रह का अधिकारी भी बन जाता था। तो वही स्थिति मधुलिका के साथ भी होती है, क्योंकि मधुलिका का खेत चुना गया है, इसलिए खेत के बदले राजकीय अनुग्रह के रूप में महाराज की ओर से कुछ स्वर्ण मुद्राएं थाल में दी जाती हैं मधुलिका को। मधुलिका सम्मान पूर्वक उन स्वर्ण मुद्राओं के थाल को लेती है, अपने सिर से, अपने मस्तक से लगाती है और उसके बाद उसे उन मुद्राओं को महाराज पर ही न्यौछावर कर देती है, यानी स्वीकार नहीं करती। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन स्वर्ण मुद्राओं का इस्तेमाल करना वो उचित नहीं समझती। महाराज को क्रोधित होते देख मधुलिका ने विनयपूर्वक, लेकिन महाराज को जब मधुलिका ने जब महाराज के ऊपर स्वर्ण मुद्राएं न्यौछावर की तो उसकी ये गतिविधि देखकर महाराज क्रोधित होने लगे। लेकिन महाराज को क्रोधित होते देखकर मधुलिका ने विनयपूर्वक कहा कि यह उसके पितृ पितामहों की भूमि है, इसलिए इसे बेचना, इसका मूल्य स्वीकार करना उसकी सामर्थ्य से बाहर है। यानी उसने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य महाराज का अपमान करना नहीं है, उसका उद्देश्य कौशल के राष्ट्रीय उत्सव यानी कृषि महोत्सव का तिरस्कार करना नहीं है, बल्कि वो विवश है क्योंकि अपने पितृ पितामहों की भूमि को बेचकर उसके बदले स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करना उसकी सामर्थ्य से बाहर है। उसके संस्कार उसे इस बात की इजाजत नहीं देते। आगे चलते हैं। बूढ़ा जो मंत्री है कौशल का, वो वृद्ध मंत्री राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार करने पर मधुलिका को तीखे स्वर में टोकता है, यानी उसे गुस्सा आ जाता है कि महाराज का अपमान कर रही है ये लड़की। उसे टोकता है और उसे बताया कि उसकी भूमि का चौगुना मूल्य उसे दिया जा रहा है। यानी वृद्ध मंत्री सोचता है कि उसे संभवतः मधुलिका के मन में ये बात हो कि उसे भूमि का कम मूल्य दिया जा रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसे जो मूल्य, जो स्वर्ण मुद्राएं दी जा रही हैं वो उसके भूमि के चौगुने मूल्य के बराबर है और यह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, इसकी अवमानना करना अनुचित है। क्योंकि ये राष्ट्रीय नियम है तो राष्ट्रीय नियम की अवमानना, उसका तिरस्कार, उसकी उपेक्षा, उसका अपमान करना राष्ट्र का अपमान करने के बराबर है। ये बात
कौन कहता है? वृद्ध मंत्री कहता है मधुलिका से। मंत्री मधुलिका से कहता है कि वो इतना ही नहीं, ये चौगुना मूल्य तो दिया ही जा रहा है, इसके अलावा मधुलिका अब राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी भी हो गई है। तो मधुलिका को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत मंत्री को जवाब देती है कि राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। ये कथन मधुलिका का, उसकी वाक चातुर्य, उसकी बुद्धिमत्ता और ये पूरा का पूरा प्रसंग उसके स्वाभिमानी और संस्कारशील युवती होने की ओर संकेत करता है। महाराज के संकेत पर मंत्री ने मधुलिका का परिचय देते हुए कहा, महाराज ने पूछा कि लड़की जिसका खेत चुना गया आखिर ये है कौन? ये इस तरीके से क्यों बोल रही है? इस तरह की इसकी प्रतिक्रिया क्यों है इस कृषि महोत्सव के विषय में? तब महाराज के संकेत पर यानी महाराज के पूछने पर वृद्ध मंत्री बताते हैं कि महाराज ये वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। यानी जिस बालिका का हमने खेत चुना है कृषि महोत्सव के लिए, ये वास्तव में एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा सेनापति सिंहमित्र की कन्या है, जिन्होंने वाराणसी के युद्ध में कौशल की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा था, कौशल की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी थी। जैसे ही महाराज सिंहमित्र का नाम सुनते हैं, महाराज चौंक जाते हैं, क्योंकि महाराज मन ही मन सिंहमित्र के ऋणी थे, उसके पराक्रम के ऋणी थे। तो वे एकाएक कोई निर्णय नहीं ले पाते, कुछ कह ही नहीं पाते मधुलिका को। और क्यों? क्योंकि सिंहमित्र ने अपने पराक्रम के बल पर मगध के सामने कौशल की लाज भी रखी थी। फलतः महाराज के मन में विचार संघर्ष होने लगता है, यानी अंतर्द्वंद होने लगता है और एकाएक किसी निर्णय पर, किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने के कारण वे विश्राम करने के लिए अपने शिविर में चले जाते हैं। मधुलिका अपने खेत की सीमा पर, जहां पर उसका खेत है उसकी सीमा पर एक मधुक वृक्ष है, उस मधुक वृक्ष के नीचे अनमनी उदास बैठी रहती है, क्योंकि उसे दुख है कि आज पितृ पितामहों की जिस भूमि के पर काम करके, परिश्रम करके वो अपनी जीविका चलाती थी, वो खेत भी उसके पास नहीं रहा। और फिर रात्रि को वहीं मधुक वृक्ष के नीचे सो भी जाती है, उसे नींद आ जाती है सोचते सोचते। उधर दूसरी ओर राजकुमार अरुण अपने शिविर में विश्राम के लिए जाता है। सभी लोग अपने अपने शिविरों में विश्राम के लिए जाते हैं, लेकिन राजकुमार अरुण मधुलिका के सौंदर्य को देखकर इतना प्रभावित हो चुका था कि उसे नींद नहीं आती और वो अपने घोड़े को लेकर के घूमता घूमता उसी मधुक वृक्ष के नीचे आ पहुंचता है जहां मधुलिका सोई हुई है। आगे चलते हैं। बहुत देर तक जब वो देखता है कि मधुक वृक्ष के नीचे मधुलिका सोई हुई है, तो चुपचाप खड़ा उस सोई हुई मधुलिका के सौंदर्य को निहारने लगता है। इतनी देर में वृक्ष पर कोयल बोलने लगती है, कोयल की आवाज आती है और मधुलिका की, कोयल की आवाज से मधुलिका की नींद खुल जाती है और एक अपरिचित युवक को सामने देखकर, जो उसे लगातार एकटक निहार रहा है, वो थोड़ी संकोच से भर जाती है। राजकुमार अरुण मधुलिका के सामने प्रणय निवेदन करता है, यानी अपने प्रेम का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और उससे यह भी कहता है कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, व्यथित और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो कौशल नरेश से उसकी भूमि वापस दिलवा सकता है। लेकिन मधुलिका ये कहकर उसकी बात को टाल देती है कि कौशल के राष्ट्रीय नियम को वो बदलना नहीं चाहती, चाहे उसे उसकी वजह से कितना भी दुख, कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। यानी संस्कारशील है, अपने पूर्वजों की भूमि को अपने लिए अनमोल समझती है, स्वाभिमानी है और उसके साथ साथ देशभक्त भी है। क्यों? क्योंकि देशभक्ति उसको संस्कार में मिली है। इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसके अपने निजी सुख दुख के कारण कौशल के राष्ट्रीय नियम में कोई परिवर्तन किया जाए। यानी कुल मिलाकर इस प्रसंग का भाव ये है, संकेत ये है कि राजकुमार अरुण के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है मधुलिका। राजकुमार लौट जाता है, लेकिन इस घटना की स्मृति एक टीस बनकर मधुलिका के हृदय में बस जाती है। यानी मधुलिका उस समय भले ही उसके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये स्मृति, ये प्रेम प्रस्ताव स्थायी रूप से उसके हृदय में बस जाता है। मधुलिका कौशल नरेश का अनुग्रह भी स्वीकार नहीं करती, ना स्वर्ण मुद्राएं उसने न्यौछावर कर ही दी थी, राजकीय रक्षण भी वो स्वीकार नहीं करती और क्या करती है, दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन चलाती है। और उसी मधुक वृक्ष के नीचे उसने पत्तों से अपनी एक कुटी बना ली है, पर्णकुटी जिसे कहानीकार ने कहा है, और वहीं पर वो रहती है। कई वर्ष के बाद एक दिन शीत ऋतु है, सर्दी का मौसम है, बहुत बारिश आ रही है
और उसकी जो पर्णकुटी है उसमें कहीं कई जगह से पानी टपक रहा है। उसके पास ठंड का मौसम है, कड़कड़ाती सर्दी है और मधुलिका के पास ओढ़ने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं है। इस घटना के माध्यम से कहानीकार ने संकेत किया है कि वो एक बहुत ही अभावग्रस्त जीवन जी रही है। तो कई वर्ष बाद, और इस समय इसमें प्रसंग में मैं आपको बता दूं कि जब वो अपने अभावग्रस्त जीवन पर दृष्टिपात करती है, उसके विषय में सोचती है कि उसके पास ओढ़ने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं है, तो उसे वो राजकुमार अरुण का प्रणय प्रस्ताव याद हो आता है और बार बार अपने मन से पूछती है कि क्या कहा था राजकुमार ने, क्या कहा था राजकुमार ने। और इसी बीच कई वर्ष बाद शीतकाल की बरसती रात में राजकुमार अरुण उधर से आ निकलता है और उसने वर्षा से बचाव की दृष्टि से आश्रय के लिए किसका द्वार खटखटाया? वो द्वार खटखटाता है मधुलिका की पर्णकुटी का, लेकिन वो नहीं जानता कि ये पर्णकुटी मधुलिका की है। और द्वार खुलने पर मधुलिका को दीनहीन अवस्था में खड़ा देखकर चौंक जाता है और उधर मधुलिका जो स्वयं राजकुमार के विषय में ही सोच रही थी, अचानक राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है, चौंक जाती है। मधुलिका भी उसे एकाएक द्वार पर खड़ा देखकर चकित हो जाती है, क्योंकि इस भीषण रात्रि में वह उससे अपने प्रथम मिलन के विषय में सोच रही थी, जब राजकुमार अरुण ने उसके समक्ष अपना प्रेम प्रस्ताव रखा था। आगे चलते हैं। वो परिचय देता है कि मैं मगध का विद्रोही निर्वासित राजकुमार हूं, यानी मगध से विद्रोह करके उसे राज्य से निकाल दिया गया है। तो राजकुमार अरुण मधुलिका को अपना परिचय देता है कि मैं निर्वासित राजकुमार हूं और कुछ सैनिकों के साथ कौशल राज्य में आया हूं ताकि मैं अपनी जीविका तलाश कर सकूं कि किस तरीके से कोई एक ऐसा साधन जुटा सकूं जिससे कि मैं अपने जीवन निर्वाह में सफल हूं। वार्तालाप के दौरान अरुण बताता है कि वो एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है, यानी उसके पास इतनी सामर्थ्य है, इतना पराक्रम है, भुजाओं में इतना बल है कि वो एक नए राज्य की स्थापना करने में भी सक्षम है, किंतु उसके लिए उसे मधुलिका की सहायता चाहिए। मधुलिका स्वीकृति देती है, क्योंकि अब तक वो ये पहचान चुकी थी कि मन ही मन वो भी राजकुमार अरुण से प्रेम करती है, इसलिए वो उसे स्वीकृति दे देती है। तब राजकुमार कहता है कि उसे कौशल नरेश के पास जाना चाहिए और जो भूमि कौशल नरेश ने कृषि महोत्सव के लिए उसकी ली थी, उसके बदले में दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि कृषि के लिए मांगनी चाहिए, यानी ये सलाह वो मधुलिका को देता है। यहां आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो दुर्ग है, ये कौन सा दुर्ग है? ये दुर्ग है श्रावस्ती का दुर्ग। और ये जो श्रावस्ती का दुर्ग है, ये चारों तरफ से नाले से, जंगली भूमि से, वनों से घिरा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है। तो कृषि अगर वहां कोई करना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा परिश्रम करके वहां पर उस भूमि को समतल बनाकर खेती के योग्य बनाना होगा, उसके बाद ही वहां पर कृषि संभव हो पाएगी। लेकिन दूसरी ही ओर आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो श्रावस्ती का दुर्ग है, ये कौशल राज्य के लिए सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए राजकुमार अरुण मधुलिका से ये भूमि मांगने की सलाह देता है ताकि वो श्रावस्ती के दुर्ग पर कब्जा कर सके, वहां अपने सैनिक मोर्चा वहां पर स्थापित कर, अपने सैनिकों को कर रात्रि के समय श्रावस्ती दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत सके। ऐसी योजना राजकुमार अरुण की है, लेकिन विस्तृत रूप से वो मधुलिका उस समय जब महाराज से भूमि मांगने जाती है तब तक उसे ये ज्ञात नहीं है, लेकिन बाद में उसकी समझ में सारी स्थिति आती है। आगे चलते हैं। जब मधुलिका ने कौशल नरेश से उक्त भूमि के संबंध में याचना की, यानी मधुलिका महाराज से मिलने जाती है और पूछते हैं कौशल नरेश की क्या बात है, अनुग्रह चाहिए, तो उसे स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए आदेश भी दिया जाता है सेवकों को। लेकिन मधुलिका कहती है कि उसे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए और वो टालना चाहते हैं, क्योंकि मधुलिका कहती है कि उसे श्रावस्ती के दुर्ग के पास की जो भूमि है वो चाहिए। लेकिन महाराज चौंक जाते हैं। महाराज कहते हैं कि ये भूमि तुम जो मांग रही हो मैं दे सकता हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये दुर्ग के समीप, श्रावस्ती दुर्ग के समीप सैनिक महत्व की भूमि है, इसे मैं दे दूंगा तो राज्य की सुरक्षा के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन फिर उन्हें जब याद आता है कि मधुलिका कोई और नहीं, अन्यतम वीर सिंह मित्र की कन्या है, तो वे उसकी ओर से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक देशभक्त और पराक्रमी व्यक्ति की कन्या देशद्रोही नहीं हो सकती। और यही कारण है
कि वो उसे श्रमजीवियों को भूमि पर लगाकर काम शुरू करने की अनुमति दे देते हैं। यानी श्रावस्ती दुर्ग के निकट दक्षिणी नाले के समीप की जो जंगली भूमि है वो मधुलिका को महाराज की ओर से मिल जाती है। अरुण वहां पर अपने सैनिकों को लगाता है और नए राज्य की स्थापना की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मधुलिका उसका यह अदम्य साहस देखकर चकित रह जाती है। अरुण उसे बताता है कि आज रात के तीसरे पहर उसकी विजय यात्रा प्रारंभ होगी, यानी उसने पूरी तैयारी कर ली है। और जिस दिन वो ये बात कर रहा है मधुलिका से, उसी दिन रात को तीसरे पहर वो श्रावस्ती के दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। और इसके बाद वो कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, मधुलिका को अब अपनी पर्णकुटी में लौट जाना चाहिए। तो वहां से विदा लेती है और यहीं से कहानी एक अलग दिशा में मुड़ जाती है। अभी तक हमने जो देखा, मधुलिका का जो चरित्र हमारे सामने उभर कर आता है, वो चरित्र कहानी के प्रारंभ में एक स्वाभिमानी, एक संस्कारशील युवती का चरित्र है। मध्य भाग में जब वो अरुण से मिलती है तो जो चरित्र सामने आता है वो एक प्रेमिका और भावुक युवती का चरित्र है। लेकिन यहां से, इस पड़ाव से जैसे ही वो अरुण से विदा लेकर लौटती है तो उसके चरित्र की एक और विशेषता सामने आती है। मधुलिका रात्रि के उस घने अंधकार में कटीली झाड़ियों के बीच से अपनी झोंपड़ी की ओर जा रही है, किंतु उसका हृदय विचलित है। क्यों विचलित है? क्योंकि संस्कारों में उसे देशभक्ति का गुण मिला है, उसके पिता से, उसके पूर्वजों से। यही कारण है कि उसके मन में अंतर्द्वंद है। क्यों? क्योंकि राजकुमार अरुण श्रावस्ती दुर्ग पर जो आक्रमण करके नया राज्य स्थापित करने वाला है, वो वास्तव में मधुलिका की ओर से कौशल राज्य के प्रति देशद्रोह का काम है। और इसलिए उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है कि उसने राजकुमार अरुण की सहायता करके एक नए राज्य की स्थापना की नींव रख के कहीं कोई गलती तो नहीं की। और दूसरी ओर उसके मन में उसे अपने पिता की याद आती है। वो बार बार याद आता है उसे कि जैसे ही वृद्ध मंत्री ने उसका परिचय दिया था तो ये कहा था कि ये वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की कन्या है। तो विचारों में संघर्ष होने लगता है। अंतर्द्वंद का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर कहानीकार ने किया है। उसके हृदय में आशंका उत्पन्न हो जाती है कि यदि अरुण इस अभियान में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। दूसरे ही पल उसे याद आता है कि कौशल नरेश ने उसे सिंह मित्र की कन्या कहकर संबोधित किया था और पूरे विश्वास के साथ सैनिक महत्व की वह भूमि उसे दे दी थी। उसकी आंखों के सामने कभी अपने पिता की मूर्ति घूमती है तो कभी अरुण की मूर्ति घूमती है। यानी विचारों का संघर्ष, अंतर्द्वंद अपने चरम पर पहुंच जाता है। परिणाम यह होता है कि वो जंगल में रास्ता भूल जाती है और उसे पता ही नहीं चलता, बहुत लंबा समय होने के बाद भी वो अपने घर, अपनी कुटिया तक पहुंचती नहीं है। अचानक उससे एक 100 उल्काधारी हाथ में मशाल लेकर, क्योंकि पुराने समय में बिजली वगैरह नहीं होती थी दोस्तों, तो उल्का लेकर जब भी सैनिक रात को यात्रा करते थे, किसी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते थे तो उनके हाथ में उल्काएं यानी मशालें हुआ करती थी। तो उसने देखा कि 100 अश्वारोही जिनके हाथ में उल्काएं हैं यानी मशालें हैं, वे चले आ रहे हैं और उनका नेतृत्व एक वीर अधेड़ उम्र का सैनिक कर रहा है। उसके उस सैनिक के बाएं हाथ में घोड़े की लगाम है और दाएं हाथ में एक धारदार, तेज धार वाली तलवार है। मधुलिका बीच रास्ते पर चल रही है और अंतर्द्वंद उसके हृदय में चल रहा है। आप इस पूरे दृश्य को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लें। घुड़सवारों के आगे आ जाते हैं, मधुलिका के बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है व्यक्ति की कि जब भी कोई चीज सामने आ रही है तो हम एक तरफ हट जाते हैं। लेकिन घुड़सवारों के बिल्कुल पास आने के बाद भी मधुलिका बीच के रास्ते से हटती नहीं है। सेनापति जब उससे कड़क कर पूछता है और वो क्या कहती है, बांध लो मुझे, जैसे ही पास आता है, बांध लो मुझे, मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है, ऐसे करके जब वो बड़बड़ाती है तो सेनापति कहता है कि पगली है। तब मधुलिका उसे जवाब देती है कि अगर मैं पगली होती तो इतनी वेदना, इतना विचार संघर्ष मुझे सहना नहीं पड़ता। तब सेनापति उसका ये जवाब सुनकर कड़क कर उससे पूछता है, तो बता तू आखिर है कौन, परिचय पूछता है। तब वह जोर जोर से चिल्लाती है, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। आगे चलते हैं। सेनापति उसे पगली कहने पर वह बोलती है कि यदि वह पगली होती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि तब उसे इतनी विचार वेदना न झेलनी पड़ती। उस एक बार फिर वो सेनापति से उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले चलने की प्रार्थना करती है। उसके मंतव्य को सेनापति समझ नहीं पाता और उससे सारी बात स्पष्ट रूप से कहने के लिए कहता है।
मधुलिका सेनापति को बताती है कि एक प्रहर के अंदर दक्षिणी नाले की ओर से श्रावस्ती के दुर्ग पर आक्रमण होगा और वो दुर्ग शत्रुओं के अधिकार में चला जाएगा। सेनापति तत्काल जैसे ही ये बात सुनता है और उससे कंफर्म करता है, बार बार पुष्टि करता है, तब सेनापति 80 सैनिकों को, उसके साथ 100 सैनिक हैं, उसमें से 20 सैनिक वो अपने साथ रखता है, 80 सैनिकों को तुरंत नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा देता है और स्वयं 20 सैनिकों के साथ दुर्ग, कौन सा दुर्ग, श्रावस्ती दुर्ग की तरफ बढ़ता है। मधुलिका को बंदी बना लिया जाता है। दुर्ग पहुंचकर वो दुर्ग के प्रहरी, नाम याद रख लेंगे, दुर्ग के प्रहरी का क्या नाम है, अग्निसेन, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दुर्ग के प्रहरी अग्निसेन से पूछता है कि दुर्ग में कितने सैनिक हैं, तो वो तत्काल उन्हें एकत्र करो और पता चलता है, अग्निसेन बताता है कि दुर्ग में 200 सैनिक हैं। सेनापति ने दुर्ग के प्रहरी से दुर्ग के 200 सैनिकों के विषय में जानकर उसे 100 सैनिकों के साथ दुर्ग के दक्षिण की ओर चलने का आदेश दिया। तो देखिए 100 सैनिक तो यहां से उसने श्रावस्ती दुर्ग की तरफ भेजे और 80 सैनिक वो पहले भेज चुका, यानी कुल 180 सैनिक उसने तत्काल श्रावस्ती दुर्ग की ओर रवाना कर दिए। और साथ ही ये हिदायत भी दी कि न तो कोई प्रकाश होना चाहिए और ना कोई आवाज होनी चाहिए, यानी गुप्त रूप से हमें ये सैनिक अभियान आयोजित करना है। आगे चलते हैं। इसके बाद वो मधुलिका को लेकर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और महाराज को सारी घटनाएं, सारा घटनाक्रम विस्तार से उसने बताया। महाराज ने मधुलिका से भी इस बात की पुष्टि की कि क्या तुम सही कह रही हो, क्या तुम्हारा ये कथन बिल्कुल सही है, ये सूचना बिल्कुल विश्वास करने योग्य है। तब वो कहती है कि हाँ, ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि आज एक गुप्त शत्रु ने श्रावस्ती दुर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाई है। वस्तु स्थिति जानकर महाराज तत्काल सेनापति से सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देते हैं और सेनापति के जाने के बाद महाराज ने मधुलिका से कहा कि आज एक बार फिर तुमने ये सूचना देकर कौशल पर उपकार किया है और साथ ही पुरस्कार पाने का काम भी किया है। एक बार फिर क्यों कहते हैं? एक बार फिर इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पहले उसके पिता ने कौशल राज्य की रक्षा कर कौशल पर बहुत बड़ा उपकार किया था, इसलिए दूसरी बार किसने किया? सिंहमित्र की पुत्री मधुलिका ने किया। इसीलिए महाराज कहते हैं कि एक बार फिर तुमने ये सूचना देकर कौशल पर उपकार किया है और पुरस्कार पाने का काम किया है। इसके बाद महाराज मधुलिका को वहीं रुकने का आदेश देते हैं और आतताइयों, यानी जो दुष्ट लोग, जो शत्रु वहां पर आक्रमण करने वाले हैं श्रावस्ती के दुर्ग पर, उनका प्रबंध करने के लिए चले जाते हैं। फलतः अरुण, परिणाम ये होता है जब इतने योजनाबद्ध तरीके से श्रावस्ती दुर्ग की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है तो अरुण अपने अभियान में असफल होता है, उसे बंदी बना लिया जाता है और महाराज के सामने पेश किया जाता है। पुराने समय में जब कौशल राज्य, जिस समय की ये घटना है, जिस समय की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर प्रसाद ने ये कहानी लिखी है दोस्तों, उस समय जब भी कभी किसी बंदी को लाया जाता था तो पूरी प्रजा वहां इकट्ठा होती थी और प्रजा की मांग के आधार पर ही सजा सुनाई जाती थी बंदी को। तो वही दृश्य यहां पर प्रसाद ने भी वर्णित किया है। अरुण को सभा मंडप में लाया जाता है जहां पूरी प्रजा के लोग इकट्ठा है। उसे देखते ही जनता क्रोध से उसका वध करने की हुंकार करती है, यानी सभी लोग एक स्वर से मांग करते हैं कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। ये देशद्रोही है, इसने हमारे देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उसने गलत दृष्टि डाली है हमारे राज्य पर, तो इसका वध ही होना चाहिए। महाराज तत्काल अरुण को प्राण दंड की सजा सुना देते हैं क्योंकि प्रजा का बहुमत था। उसके बाद मधुलिका को बुलाने का आदेश देते हैं। जैसे ही मधुलिका आती है महाराज उससे पूछते हैं कि कौशल राज्य की रक्षा के इस महत्वपूर्ण कार्य के बदले उससे क्या पुरस्कार चाहिए, धन दौलत चाहिए, जमीन चाहिए या कुछ और चाहिए। मधुलिका चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि इस समय भी उसके मन में अंतर्द्वंद है कि उसने देश की रक्षा तो कर ली, देश के प्रति, कौशल राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को तो पूरा कर लिया, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रेम में बंधी है वो, उसके प्रति उसकी निष्ठा का क्या? इस तरह का द्वंद्व उसके मन में चल रहा है। तो वो चुप रहती है और किसी भी प्रकार के पुरस्कार की बात महाराज को नहीं बताती। महाराज कहते हैं कि वो अपनी सारी निजी खेती, जितनी भी भूमि है खेती की, वो सब तुम्हें पुरस्कार में देंगे। मधुलिका इनकार करती है। मधुलिका फिर एक बार बंदी अरुण की ओर देखती है और कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर अरुण हंसने लगता है। महाराज कहते हैं कि वे उसे पुरस्कृत करना चाहते हैं, अतः उसे कोई ना कोई पुरस्कार तो अवश्य ही देंगे, यानी बिना पुरस्कार दिए महाराज
तैयार ही नहीं है उस सभा को विसर्जित करने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके हृदय पर बोझ होगा कि इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद उन्होंने मधुलिका को पुरस्कृत नहीं किया। उसकी जो इच्छा हो वह मांग सकती है, बार बार महाराज उससे ये बात कहते हैं। अंत में मधुलिका क्या मांगती है? मधुलिका अपने लिए पुरस्कार स्वरूप प्राण दंड ही मांगती है। देखिए, ये वो बिंदु है, वो उसका एक वाक्य है जहां कहानी का चरमोत्कर्ष आता है, कहानी समाप्त होती है। मधुलिका का वाक्य है, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। अब प्राण दंड मांगकर एक कहानी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जो पाठकों को विस्मित कर देती है, चमत्कृत कर देती है कि आखिर मधुलिका ने प्राण दंड क्यों मांगा। देखिए, अपना दायित्व देश के लिए वो पूरा कर चुकी, अब अपने प्रेम के दायित्व को उसे पूरा करना था, प्रेम के प्रति निष्ठा को उसे पूरा करना था। तो उसने अरुण के साथ अपने आप को भी प्राण दंड का भागीदार माना, क्योंकि इस कार्य में जो योजना अरुण ने बनाई थी उसकी सहभागिनी मधुलिका भी थी। तो वो न्याय की दृष्टि से एक उज्जवल चरित्र को अभिव्यक्त करती है, प्रेम के प्रति पूरे समर्पण, उसकी निष्ठा को अभिव्यक्त करती है, और इतनी कुशलता से देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन स्थापित करते हुए एक मर्यादित आदर्श को स्थापित करती है। और यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है, मूल संवेदना है, जिसे आपको भूलना नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जिनके माध्यम से जो कुछ हमने कथा सूत्र अभी जाने हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की है, उनको और अधिक अच्छी तरह से समझा जा सके। तो देखिए, कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था, यानी प्रारंभ की पंक्तियां हैं, प्रारंभिक अंश की पंक्तियां हैं। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था, ये पूरा विस्तार से मैं आपको बता चुकी हूं। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती थी, गोठ होती थी, नगर निवासी उसी पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव, आपको ध्यान रखना है, कौशल का कौन सा महोत्सव था? तो कृषि महोत्सव था। उत्साह से संपन्न होता, दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते थे, यानी इसका आनंद उठाते थे। अब अगला अंश देखिए, बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती, ताकि महाराज उसमें से मुट्ठी भरकर बीज उठाएं और जमीन में रोप दें। यह खेत मधुलिका का था, तो जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान भी मधुलिका को ही मिला था। अगला अंश देखते हैं। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि किसी को भी एक साधारण सी कृषक बालिका से इस तरह के कार्य की उम्मीद नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। और उस समय जो चेहरा था मधुलिका का, वो तेज से भरा हुआ था, चमक रहा था। तो उसकी उस ऊर्जस्वित मूर्ति को सारे लोग जो वहां एकत्र थे वो आश्चर्य से देखने लगे। अगला अंश, आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। कौन सा प्रसंग है? जबकि उसने पर्णकुटी मधुक वृक्ष के नीचे बना ली है, शीतकाल है, बहुत बरसात हो रही है, पर्णकुटी टपक रही है, और वो किसके विषय में सोच रही है? राजकुमार अरुण के विषय में सोच रही है, जिसका प्रणय प्रस्ताव उसने कृषि महोत्सव वाले दिन ही ठुकरा दिया था। आज मधुलिका उस बीते हुए किस क्षण की बात हो रही है? अरुण के प्रणय प्रस्ताव वाले क्षण की बात हो रही है। उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी, विकल यानी व्याकुल। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था, क्योंकि उसका जीवन बहुत अभावग्रस्त था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। यानी अपने, देखिए, सूखे डंठलों के रंध्रों का मतलब है जो पर्णकुटी उसने बना रखी थी, तो उसमें जो लकड़ियां लगी हुई थी, उनके जो छेद थे वो रंध्र, उनमें से तेज हवा आ रही थी, और बिजली जो आकाश में चमक रही थी उसका प्रकाश भी पर्णकुटी में आ रहा था। तो उसके बीच उसे क्या याद आता है कि अगर वो अरुण का वो प्रणय प्रस्ताव अपना लेती, स्वीकार कर लेती, तो आज वो मगध के महल में राजसी ठाट बाट के साथ जीवन व्यतीत कर रही होती। तो इन पंक्तियों के द्वारा प्रसाद उसकी ओर संकेत करते हैं। खिलाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। यानी एक कोई खेलता कूदता बच्चा, जब सावन के महीने में बरसात आती है तो बहुत सारे जुगनू भी होते हैं, और बच्चे जब जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उसके हाथ में नहीं आते उनके, और वो तेजी से निकल जाते हैं। उसी तरह से
प्रसाद ने वर्णन किया है मधुलिका की स्थिति का कि वो भी उसके उस मगध के वैभव के विषय में सोच रही थी जो कि उसके हाथ से अवसर जा चुका था। तो उसकी तुलना किससे की है? जुगनू को, बच्चे के द्वारा जुगनू को पकड़ने के प्रयास से। और बार बार जैसे बच्चा कहता है अभी वो हाथ से निकल गया जुगनू, उसी तरह से मधुलिका को मन ही मन लग रहा था कि अभी वह हाथ से निकल गया, यानी वो अवसर अब उसके हाथ से चला गया है। अगला अंश, दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। कौन सा प्रसंग है? ये वो प्रसंग है जब दुर्ग के दक्षिण नाले के पास की जो जमीन है वो महाराज ने पूरे विश्वास के साथ, सैनिक महत्व की जमीन है, फिर भी मधुलिका को दे दी है। तो अब वहां जो अरुण के लोग हैं, सैनिक हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, ताकि वो श्रावस्ती के दुर्ग पर अपना नियंत्रण कर सके। तो उनके पैरों के शोर से, बहुत सुनसान इलाका है, तो उनके पैरों के शोर से वहां की जो शांति है वो भंग हो रही है। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूम रहे हैं, झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है, नगर दूर है, फिर उधर कोई वैसे भी नहीं आता। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा है, तब इधर की चिंता किसको होती? क्यों नहीं होती इधर की चिंता? इसलिए नहीं होती क्योंकि मधुलिका सिंहमित्र की कन्या है और पूरे विश्वास के साथ महाराज ने उसे ये भूमि खेती करने के लिए दी है। पथ अब मधुलिका ने पूरी तैयारी कर ली है और अब जिस रात अरुण आक्रमण करने वाला है श्रावस्ती के दुर्ग पर, उसी रात वो जा रही है। तो उसकी जो मन स्थिति है, उसका जो विचार संघर्ष है, जो अंतर्द्वंद प्रसाद ने किया है, उसका वर्णन यहां किया गया है। पथ अंधकारमय था, यानी पूरा अंधेरा था। मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से घिरा था और उसके हृदय में भी अंधकार था। किसका? विचारों के संघर्ष का, निराशा का, अफसोस का, प्रायश्चित का अंधेरा उसके हृदय में भी छाया हुआ था। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी, वह सफल क्यों हो? क्योंकि पहली बार प्रेम के वशीभूत होकर उसने ये सोचा कि यदि वह सफल न हुआ हो। दूसरे ही क्षण सिंहमित्र की कन्या के रूप में वो सोचने लगी कि वह क्यों सफल हो। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों जाए, यानी अपने पिता से प्राप्त देशभक्ति के संस्कार उसको प्रबल रूप उसके व्यक्तित्व में दिखाने लगे। मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय! कौशल नरेश ने क्या कहा था, पूरी चीजें उसे याद आती हैं। सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं, मधुलिका, मधुलिका। जैसे उसके पिता उस अंधकार में उसे पुकार रहे थे, उसे लगने लगा जैसे पिता उसको आवाज दे रहे हैं, उसे चेतावनी दे रहे हैं कि तुम ये क्या गलत कार्य करने जा रही हो। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जा रही थी। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने बताया है, कहानीकार प्रसाद ने बताया है कि किस तरीके से मधुलिका के हृदय में अंतर्द्वंद हो रहा था कि उसने जो कार्य किया है उससे वो अपने संस्कारों के आधार पर जब तोल कर देख रही थी, जब परख रही थी, तो उसे महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और इसका प्रायश्चित उसे करना ही चाहिए। इसी बीच अंतर्द्वंद से घिरी हुई वो आगे बढ़ रही है तो उसे सामने आलोक दिखाई दिया, आलोक यानी प्रकाश। वह बीच पथ पर खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाएं हाथ में अश्व है, ये अश्व की वल्गा, और वल्गा मतलब डोर जो होती है उसकी वो, और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग था। अत्यंत धीरता से वो टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका अब भी नहीं हटी। बीच रास्ते में खड़ी थी, वहां से अश्वों के आने के बाद भी वो रास्ते से नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। आगे चलते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण संवाद हैं जो इस कहानी को और अच्छी तरह से समझने में हमारी मदद करेंगे, उसके अलावा जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ये पहला संवाद वो संवाद है जो मधुलिका महाराज से कहती है जब उसने स्वर्ण मुद्राएं ठुकरा दी हैं। देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, इसे आप याद रखेंगे। अब वृद्ध मंत्री, जब उसने ये बात कही महाराज से, तब वृद्ध मंत्री मधुलिका से क्या कहता है? अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि का चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये संवाद महाराज ने मधुलिका से नहीं कहा, बल्कि वृद्ध मंत्री ने मधुलिका से कहा है। अब वृद्ध मंत्री को जवाब देती है मधुलिका, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। अपनी पूरी पूर्वजों की जो भूमि है उसके प्रति जो उसका लगाव है, जो आत्मीयता है, उसको अभिव्यक्त कर रहा है उसका ये संवाद। और मधुलिका का ये संवाद किससे कहा गया है? वृद्ध मंत्री से कहा गया है। अब अरुण और मधुलिका का ये आपसी संवाद है। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूं, आप नंद बिहारी यानी आप सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने वाले और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया। मैं दुख से विकल हूं, मेरा उपहास न करो। कब का प्रसंग है? जब राजकुमार प्रणय प्रस्ताव लेकर के मधुलिका के पास आता है, प्रणय निवेदन करता है, उसी समय का यह संवाद है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। ये संवाद अरुण और मधुलिका के आपसी संवाद है जिनको आपको याद रखना है। जब ये सारा संवाद हो जाता है तब मधुलिका कहती है कि मैं राष्ट्रीय नियम नहीं बदलना चाहती। तो राजकुमार अरुण उससे कहता है तब तुम्हारा रहस्य क्या है, यानी आखिर तुम्हारे मन में है क्या? तब मधुलिका उसे जवाब देती है, यह रहस्य मानव हृदय का है, यानी सभी मनुष्यों के हृदय में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, तो यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं राजकुमार। नियमों में यदि मानव हृदय बाध्य होता, यानी नियमों के आधार पर अगर हृदय मनुष्य का चलता, तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो मधुलिका राजकुमार अरुण के प्रणय प्रस्ताव के बदले उससे कहती है। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो। ये जब वो सैनिकों की टुकड़ी आ रही है उससे जो बातचीत होती है उसका है, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट है, ये सेनापति का कथन है। श्रावस्ती दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं यानी शस्त्रुओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार से उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? ये संवाद मधुलिका और सेनापति के बीच का संवाद है। इस संवाद को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम उस कड़ी को समझ सकें जिस कड़ी से आगे गुजरकर मधुलिका के प्राणदंड मांगने तक की कहानी विकसित होती है। अब बात आती है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं बहुत अच्छी तरह से कथा सूत्र आप समझ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पुरस्कार कहानी से संबंधित, और मुझे 100% विश्वास है कि सारे प्रश्न आपके लिए बाएं हाथ का खेल हैं। पहला प्रश्न, पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? नायिका प्रधान, नायक प्रधान, व्यंग्यात्मक या यथार्थवादी? ए विकल्प सही है क्योंकि मधुलिका ही पूरी कहानी के केंद्र में है, तो नायिका प्रधान कहानी है, नायक प्रधान नहीं है, व्यंग्यात्मक भी नहीं है, यथार्थवादी भी नहीं है, क्योंकि यथार्थवादी की जगह कौन सी कहानी है? ये आदर्शवादी, आदर्शवादी और भाव प्रधान कहानी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर नायिका की जगह ये विकल्प होगा तो इस विकल्प को हम चुनेंगे। आगे चलें, दूसरा प्रश्न, पुरस्कार कहानी की कथा वस्तु का केंद्र बिंदु है श्रावस्ती, कौशल राज्य, अरुण या मधुलिका? हम चर्चा कर चुके हैं, डी विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि पूरी की पूरी कथा वस्तु के केंद्र में मधुलिका ही है। शुरू से लेकर अंत तक मधुलिका के इर्द गिर्द ही कथा वस्तु का ताना बाना बुना गया है। तीसरा प्रश्न, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? ए ऑप्शन, कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली भावनात्मक कहानी, व्यक्तिगत प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही विकल्प सही है, इसलिए सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इन दोनों कथनों को आप अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे, क्योंकि अगर ये बिंदु आपके दिमाग में रहेगा तो आप पुरस्कार कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते। चौथा प्रश्न, पुरस्कार कहानी में कौशल राज्य के किस राष्ट्रीय उत्सव का वर्णन किया गया है? बसंतोत्सव, कृषि महोत्सव, दीपोत्सव या प्रणय उत्सव? बी विकल्प सही है, कृषि महोत्सव का वर्णन यहां किया गया है। पांचवा प्रश्न, अरुण किस राज्य का राजकुमार था? चंपा राज्य, कौशल राज्य, काशी राज्य या मगध राज्य? तो पढ़ चुके हम, डी विकल्प सही है, मगध का राजकुमार था अरुण।
छठा प्रश्न, मधुलिका किसकी पुत्री थी? सिंहमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या पुष्यमित्र? तो सिंहमित्र की कन्या थी। कई बार उसके पिता का नाम लिया गया है यहां कहानी में, तो आपको भूलना नहीं है। सातवां प्रश्न, मधुलिका ने राजकीय अनुग्रह स्वीकार क्यों नहीं किया? अनुग्रह स्वरूप दी गई राशि कम थी, पहला विकल्प। दूसरा, मधुलिका के लिए राजकीय अनुग्रह स्वीकार करना अपमानजनक था। तीसरा, वह अपने पितृ पितामहों की भूमि को बेचना अपराध मानती थी, या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प सही है, क्योंकि अपमानजनक तो नहीं था, क्योंकि वो स्वाभिमानी जरूर थी लेकिन अहंकारी नहीं थी। तो राजा के समक्ष अपने मान अपमान के विषय में सोचना अहंकार का सूचक होता। यही कारण है कि उसने क्यों मूल्य स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसके पितृ पितामहों की भूमि थी, जैसा कि उसने महाराज से कहा भी था, और उसे बेचना वो अपराध मानती थी। तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है। आठवां प्रश्न, मधुलिका ने महाराज से कृषि के लिए कौन सी भूमि मांगी? सरोवर के निकट की भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के निकट की जंगली भूमि, उत्तर की उर्वर भूमि या राजा की निजी भूमि? तो बी विकल्प यहां सही है, क्योंकि दुर्ग के दक्षिणी नाले के निकट की जंगली भूमि मांगी थी महाराज से मधुलिका ने। क्यों? क्योंकि वो एक सैनिक महत्व की भूमि थी और वहां से तैयारी करके अरुण आसानी से श्रावस्ती के दुर्ग पर आक्रमण कर सकता था। नवा प्रश्न, अरुण दक्षिण के दुर्ग के समीप की भूमि क्यों पाना चाहता था? वह उपेक्षित भूमि थी, वह बंजर भूमि थी, वह वहां से श्रावस्ती दुर्ग पर नियंत्रण कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, वह उपजाऊ भूमि थी। अभी चर्चा हो ही गई है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। मधुलिका के इस कथन के मूल में कौन सा भाव विद्यमान था? राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य परायणता, अपराध बोध या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, राष्ट्र प्रेम तो है ही, राष्ट्र प्रेम के कारण ही वो सेनापति को कह रही है कि मैंने गलती की है, अपराध किया है, तो मुझे बांध लिया जाए। दूसरी बात, कर्तव्य परायणता भी है, क्योंकि अपने देश के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसके प्रति वो एक जागरूक युवती है। किसी कारणवश या भावुकता में आकर के उससे जो भूल हो गई है उसे वो सुधारना चाहती है। दूसरी बात, उसने जो काम किया है उसके अपराध को वो अंदर ही अंदर महसूस करती है, यानी अपराध बोध भी है। यानी तीनों भावनाएं इस वाक्य में मधुलिका के व्यक्तित्व की उभर कर सामने आ रही हैं। तो उत्तर क्या हुआ? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, श्रावस्ती के दुर्ग में कुल कितने सैनिक थे? 100, 200, 300 या 400? तो आपको याद होगा बी विकल्प सही है, श्रावस्ती के दुर्ग में सैनिकों की कुल संख्या थी 200। 12वां प्रश्न, श्रावस्ती के दुर्ग प्रहरी का क्या नाम था? अग्निसेन, दिव्यसेन, दीपसेन या इंद्रसेन? तो प्रहरी का नाम था अग्निसेन, ए विकल्प सही है। तो मुझे भी प्राण दंड मिले वाक्य से मधुलिका के चरित्र की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? देश प्रेम, व्यक्ति प्रेम, देश प्रेम और व्यक्ति प्रेम में संतुलन या कर्तव्य परायणता? तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ऐसा कहकर जो अपराध किया था अरुण के साथ श्रावस्ती दुर्ग पर आक्रमण करने का, उस अपराध का की सजा भी ले ली, यानी देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। दूसरी बात, व्यक्ति के प्रति यानी अरुण के प्रति जो उसके मन में प्रेम था उसके साथ प्राणदंड मांगकर अपने उस व्यक्ति प्रेम को भी पूरा किया, यानी देश प्रेम और व्यक्ति प्रेम में संतुलन स्थापित किया इस कथन के द्वारा मधुलिका ने। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की कहानी पुरस्कार। उम्मीद करती हूं हमेशा की तरह कि ये सत्र भी आपको बहुत रोचक लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा इस कहानी को समझने में। तो आप समझ गए होंगे, पूस की रात पढ़ चुके हैं, कफन पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि प्रेमचंद और प्रसाद दोनों कहानीकार जो एक ही युग के हैं, अभिन्न मित्र भी थे, और 1936 में निधन हुआ प्रेमचंद का और 1937 में निधन हुआ प्रसाद का, यानी समकालीन भी थे। 1880 में जन्मे प्रेमचंद और 1889 में जन्मे जयशंकर प्रसाद, एक ही समय के हैं। फिर भी दोनों की कहानियों में, दोनों की कहानियों के मूल में निहित दृष्टिकोण में कितना अंतर है, ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगले सत्र के, यानी अब अगली जो कहानी है उसके इंतजार में रहिए। नाम नहीं बताऊंगी मैं, अगले सत्र में मिलते हैं। नमस्कार।